हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गुरुकुलम द कंपटीशन क्लासेस में। पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने परसेंटेज और ज्योग्राफी के कुछ लेक्चर्स देखे थे। आज हम एक नए टॉपिक से शुरुआत करेंगे। अब आपको रीजनिंग के भी टॉपिक वाइज सारे लेक्चर्स टाइमली मिलते रहेंगे। आज हम रीजनिंग के पहले टॉपिक की बात करेंगे। टॉपिक है डायरेक्शन। इसमें आपको 3 पार्ट्स मिलेंगे डायरेक्शन में, पहले, दूसरे और तीसरे, क्योंकि डायरेक्शन वाले टॉपिक में हमें 3 टाइप के क्वेश्चंस मिलते हैं जो टारगेट भी करते हैं। हम बात करेंगे अगर डायरेक्शन के पार्ट फर्स्ट की, तो यहाँ पर हमें मूविंग वाला पोर्शन पढ़ना होगा। जैसे कि इसके लिए हमें कुछ बेसिक चीज़ें जाननी होंगी डायरेक्शन में। डायरेक्शन के बेसिक पोर्शन को पढ़ने के लिए हम देखेंगे थोड़ा सा डायरेक्शन चार्ट को। अगर हम डायरेक्शन चार्ट की बात करें तो ज्योग्राफी में भी हमने इस चीज़ को पढ़ा था कि हमारी जो 4 डायरेक्शन होती हैं वो मेन डायरेक्शन कहलाती हैं। और डायरेक्शन चार्ट के हिसाब से जो सबसे ऊपर की ओर डायरेक्शन होती है वो है नॉर्थ, उसके ठीक अपोजिट में जो डायरेक्शन है वो है साउथ, राइट हैंड पे हमारे जो डायरेक्शन होती है वो है ईस्ट, और लेफ्ट हैंड पे जो हमारी डायरेक्शन होती है वो है वेस्ट। ये 4 हमारी जो है वो मेन डायरेक्शन मानी जाती है। इसी डायरेक्शन चार्ट पर बेस होगा हमारा पूरा टॉपिक। बहुत हमें इजीली इसको पढ़ना है। क्वेश्चन इसके बहुत टारगेट होते हैं, और टारगेट होने के साथ साथ इसमें बहुत बेस लेवल से लेकर के बहुत अपर क्लास तक का भी क्वेश्चन बनता है, जहाँ पर हमें प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगती हैं। तो वो सारी प्रॉब्लम्स हम आपकी लेक्चर वाइज लेकर के सारी सॉल्व करेंगे, और बहुत सिंपल मेथड से आपको डायरेक्शन का क्वेश्चन सॉल्व करना हम सिखाएंगे। यहाँ पर हम देखते हैं, बात करेंगे डायरेक्शन की। तो डायरेक्शन में ये 4 जो है वो हमारी मेन डायरेक्शंस मानी जाती हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। अगर हम बात करें इन 4 डायरेक्शन के अलावा 4 हमारी इनकी सहायक दिशाएं होती हैं, जिन्हें हम सब्स्टिट्यूशनल डायरेक्शन भी कहते हैं, जो इन मेन डायरेक्शंस के ठीक बीच में होती हैं। अगर हम इन डायरेक्शंस की बात करें तो इनके नाम भी, जो सहायक दिशाएं हैं, वो मेन डायरेक्शन पर डिपेंड करते हैं। जैसे कि अगर हम इस डायरेक्शन की बात करें तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच की डायरेक्शन है, इसलिए ये डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट कहलाएगी। इस डायरेक्शन की बात करें, ये साउथ और ईस्ट के बीच की डायरेक्शन है, डायरेक्शन साउथ ईस्ट के नाम से जानी जाएगी। ये साउथ और वेस्ट के बीच की डायरेक्शन है, डायरेक्शन का नाम साउथ वेस्ट होगा। और यहाँ इस डायरेक्शन की बात करें, नॉर्थ और वेस्ट के बीच की डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट के नाम से जानी जाएगी। यानी कि 4 हमारी मुख्य दिशाएं होंगी, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, और 4 उनकी सहायक दिशाएं होंगी, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट और साउथ वेस्ट। यानी कि उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। ये उत्तर पूरब कहलाएगी, ये दक्षिण पूरब कहलाएगी, ये वाली डायरेक्शन दक्षिण पश्चिम कहलाएगी, और ये वाली डायरेक्शन उत्तर पश्चिम के नाम से जानी जाएगी। थोड़ा सा हम मूविंग का चार्ट देख लेते हैं। मूविंग चार्ट में यहाँ पर 2 प्रकार की मूविंग होगी हमारे सामने। पहली मूविंग, या तो व्यक्ति अपने दाएं मुड़ेगा या फिर व्यक्ति अपने बाएं मुड़ेगा। मुड़ने के 2 ही क्रम होंगे, या तो वो अपने राइट मूव करेगा या फिर वो अपने लेफ्ट मूव करता है। राइट मूव में हम देखेंगे दाएं मुड़ने की कंडीशन RHS कहलाती है, या इसको राइट हैंड साइड भी कहते हैं। अगर हम देखें हिंदी में, अगर इसकी बात करें तो इसे हम दक्षिणावर्त भी कहते हैं। अगर हम बाएं की बात करें तो ये LHS कहलाता है, या इसी को हम वामावर्त भी कहते हैं। प्रॉब्लम्स क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा यही क्रिएट होती है, लेफ़्ट और राइट की मूविंग पे, कि कहाँ पर हम राइट मूव कराएं और कहाँ पर लेफ़्ट मूव कराएं। तो इसके लिए हम कुछ विशेष बातें आपको बताएंगे, जहाँ से आपकी ये प्रॉब्लम्स जो हैं वो दूर हो जाएंगी। जैसे कि हम बात करें सिंपल, थोड़ी सी बेसिक चीज़ को लेकर के हम अगर बात करें तो यहाँ पर हम कुछ चीज़ें जानेंगे जिससे हमारी ये प्रॉब्लम जो है वो ख़त्म हो जाएगी। सपोज़ दैट कोई भी व्यक्ति है जो नॉर्थ दिशा की ओर चल रहा है या उत्तर दिशा की ओर चल रहा है, अगर ये अपने दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ने की कंडीशन में अगर ये अपने दाएं मुड़ता है या दक्षिणावर्त घूमता है, तो हमें कहाँ मोड़ना होगा। तो यहाँ पर एक चीज़ आप विशेष ध्यान रखें कि जब भी मुड़ने का क्रम होगा वो हमेशा टॉप से होता है या शीर्ष से। जैसे कि मुड़ने का क्रम आप यहाँ से नहीं करेंगे,
बॉटम से मुड़ने का कोई भी कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होगा। जब भी मुड़ने का क्रम होगा या कोई भी व्यक्ति मुड़ेगा तो वो हमेशा टॉप या शीर्ष से मुड़ेगा, चाहे वो नॉर्थ में हो। अगर ये ईस्ट में जा रहा है तब भी मुड़ने का क्रम यहाँ से होगा, अगर ये साउथ में जा रहा है तो मुड़ने का क्रम यहाँ से होगा, और अगर ये वेस्ट में जा रहा है तो मुड़ने का क्रम यहाँ से होगा। अर्थात बॉटम या निचले सिरे से या पीछे वाले हिस्से से हम मुड़ने के क्रम की क्रिया नहीं करेंगे। अगर ऐसा आप करते हैं तो क्वेश्चन हमारा रॉन्ग हो जाएगा। बात करेंगे थोड़ा सा मुड़ने के क्रम की। तो मुड़ने के क्रम में हम देखते हैं कि अगर मैंने बोला कि कोई भी व्यक्ति नॉर्थ दिशा की ओर जा रहा है और इसे दाएं मुड़ना है, तो दाएं मुड़ने के क्रम में या तो नॉर्थ की कंडीशन पर सिंपल दैट सीधा सा कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है कि जहाँ पर आपका दायां होता है वहीं आप इसको मोड़ दीजिए। जैसे कि हमारा दायां ये है तो हम दाएं मुड़ने की कंडीशन में इसको ऐसे मोड़ देंगे। अगर ये बोले बाएं मुड़ना है तो हम बाएं के लिए इस तरफ मोड़ देंगे जहाँ पर हमारा बायां होगा। ये हमारा दायां था तो हमने दाएं के लिए यहाँ मोड़ा, ये हमारा बायां था बाएं के लिए हमने यहाँ मोड़ा। ये चीज़ तो हमें सामने से सिंपल समझ में आती है, लेकिन अगर मान लेते हैं कोई भी व्यक्ति साउथ डायरेक्शन में गति कर रहा है, चल रहा है, तो मुड़ने का क्रम अगर आप दाएं मुड़ते समय अपने राइट में मोड़ देंगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अब ये आपके जैसा नहीं है। कंडीशन देखेंगे यहाँ पर क्या बनती है। तो कंडीशन की अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर मुड़ने के क्रम में आप सिंपल एक चीज़ समझें कि जब भी ये यहाँ की ओर जा रहा है, जब भी आपको दाएं मुड़ना है, आप ऐसे मार्कर को रखिए यहाँ पे। जब भी आपको इसको दाएं मोड़ना है तो दाएं मोड़ने के लिए मार्कर कहाँ मूव करेंगे और बाएं मोड़ने के लिए मार्कर कहाँ मूव करेंगे। क्लियर। तो यहाँ पर एक चीज़ याद रखें, ऐसे ये चल रहा है, आपने मार्कर यहाँ रख लिया मैंने, आप पेन रख सकते हैं, पेन पेपर आपके पास होगा। तो जब भी दाएं मुड़ने की बात करेगा तो दाएं मुड़ने के लिए हमें कहाँ से, टॉप से क्लॉकवाइज घुमाना है, दक्षिणावर्त, या हम इसी को कह सकते हैं घड़ी की दिशा में, क्लॉकवाइज। ठीक। तो यहाँ पर घड़ी कैसे चलती है, ऐसे। तो क्लॉकवाइज के लिए हमने इसको ऐसे मोड़ा, यानी ये दाएं मुड़ गया। और बाएं के लिए क्या करेंगे, हमने पेन रखा और बाएं के लिए हमने घड़ी को उल्टा घुमाना है, तो बाएं के लिए यहाँ मुड़ गया। एक बात और विशेष याद रखें कि अगर क्वेश्चन में केवल दाएं और बाएं दिया जाता है, किसी भी प्रकार का कोई एंगुलर इफेक्ट नहीं है, यानी कि उसने किसी भी प्रकार के कोण का या किसी भी प्रकार के कोण की बात क्वेश्चन में मुड़ते समय नहीं की है, तो आपको ठीक 90 डिग्री मूव कराना है। अगर वो कोण दे देता है तो कोण पर डिपेंड करता है, जितना वो कोण देगा उतने ही कोण पर हमें उसे घुमाना होगा। लेकिन अगर वो सिर्फ दाएं बाएं की बात करता है तो हम सीधे 90 एंगल मूव कराना है। क्लियर। जैसे कि हम बात करें यहाँ पर एंगुलर इफेक्ट की, तो एंगुलर इफेक्ट में अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमें एक चीज़ देखने के लिए मिलती है। हम देख रहे हैं कि हमारे दो मेन डायरेक्शन, ये मेन डायरेक्शन है, जो डार्क लाइन है ये हमारी मेन डायरेक्शन है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दो मेन डायरेक्शन के बीच का जो एंगल है वो 90 एंगल होगा, क्योंकि यहाँ पर 90 के 4 केस हमें दिख रहे हैं, और 90 जब हम 4 बार कंप्लीट करेंगे तो ये कंप्लीट सर्किल हो जाएगा, एक गोला बन जाएगा, और गोले का घनपूर्ण कोण 360 डिग्री होता है। अगर हम बात करें एक मुख्य दिशा और एक सहायक दिशा की, एक मुख्य दिशा और एक सहायक दिशा की अगर हम बात करें तो ये एंगल 45 डिग्री होता है। क्लियर। चलते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन की बात करेंगे, तो पहले एक एंगुलर इफेक्ट वाले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जैसे कि मान लेते हैं एक क्वेश्चन हमारे सामने आता है। क्वेश्चन ये है कि यदि पश्चिम को दक्षिण पूर्व कहा जाए, यदि पश्चिम को दक्षिण पूर्व कहा जाए तो उत्तर पूर्व को क्या कहेंगे। तो उत्तर पूर्व को क्या कहेंगे। पहला ये क्वेश्चन है, सिंपल होता है। बस अगर आपको एंगुलर इफेक्ट पता है तो आप इस क्वेश्चन को सिंपली कर सकते हैं ओरल।
जैसे कि हम बात करें, हमें समझना है तो हम इसको एक्सप्लेन करके थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। जैसे कि हम बात करें कि हमारे पास ये 4 मेन डायरेक्शन है और उसके बाद ये हमारे पास उनकी 4 सहायक दिशाएं हैं। हमें पता है ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। ये नॉर्थ ईस्ट है, ये साउथ ईस्ट है, ये साउथ वेस्ट है, ये नॉर्थ वेस्ट है। क्लियर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन की। जैसे पहले उसने कहा यदि पश्चिम को दक्षिण पूर्व कहा जाए तो हमारे पास पश्चिम कहाँ है, ये है, और दक्षिण पूर्व कहाँ है, ये है। एक बात यहाँ पर आपको याद रखना है, अगर आप पश्चिम से चलकर दक्षिण पूर्व तक आते हैं तो आपको ये देखना होगा कि आपने मूव क्लॉकवाइज किया है या एंटी क्लॉक। जैसे यहाँ पर हमने एंटी क्लॉक मूव किया है, यानी कि पश्चिम से दक्षिण पूर्व तक आने में हमें कितना एंगल कंप्लीट करना पड़ा। तो यहाँ पर 90 ये है और 45 ये है, तो हमने एंगल कितना कंप्लीट किया, 130 एंगल, और मूविंग कैसी रही, एंटी क्लॉक। क्लियर। इतना चीज़ आपके सामने है। अब उसने पूछा तो ज्ञात करो उत्तर पूर्व को क्या कहेंगे। तो सबसे पहले हम उत्तर पूर्व को मार्क करते हैं, ये हमारा उत्तर पूर्व है, मार्क किया। अब हमें एंटी क्लॉकवाइज 135 मूव करा देना है। एंटी क्लॉकवाइज 135 एंगल मूव करा देंगे तो हमारा आंसर हमारे सामने होगा। तो एंटी क्लॉक चलेंगे तो ऐसे, तो यहाँ से यहाँ तक 90, क्योंकि 45 90 और 45 135, ये हमारा एंटी क्लॉक चल करके यहाँ से नॉर्थ ईस्ट से कहाँ आ गया, वेस्ट पे। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पर, इसको पश्चिम कहेंगे। ये एक सिंपल क्वेश्चन माना जाता है, लेकिन प्राइमरी है, हमें पढ़ना बिल्कुल बेस से है। हमें ये नहीं देखना है कि कौन सी चीज़ हमको आती है, हमें एक एक करके सारे टॉपिक्स क्लियर करने हैं। तो ये एक सिंपल क्वेश्चन था। बात करेंगे हम आगे जा कर के थोड़ा सा। तो अब हमारे पास मूविंग वाले कुछ क्वेश्चंस आएंगे। जैसे कि हम बात करें मूविंग वाले क्वेश्चंस की, तो वहाँ पर हमें एक चीज़ देखने के लिए मिलती है। क्वेश्चन के साथ कोई व्यक्ति चलता है और चलने के साथ साथ वो दाएं और बाएं मुड़ने की क्रिया भी करता है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चंस सामने आ जाता है। जैसे कि हम एक क्वेश्चन आपके सामने रख रहे हैं और उस क्वेश्चन से हमारे बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो हैं डायरेक्शन के क्लियर होंगे। जैसे कि हमारा एक क्वेश्चन है, एक व्यक्ति पूर्व दिशा में 20 किलोमीटर चलने के बाद दाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है। क्लियर। तथा पुनः दाएं मुड़कर 20 किलोमीटर चलता है। फिर वह बाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है तथा अंत में वह बाएं मुड़कर 20 किलोमीटर चलते हुए अपने निर्धारित स्थान पर पहुंच जाता है, यानी कि डेस्टिनेशन पॉइंट पर। अपने निर्धारित स्थान पर पहुंच जाता है। क्लियर। यहाँ पर ये सारी चीज़ें हमारे सामने आ गई। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा कि यहाँ पर क्वेश्चंस हम आपको 4 क्वेश्चन देंगे और चारों क्वेश्चंस में हमें 4 कॉन्सेप्ट क्लियर करने होंगे। पहला क्वेश्चन होगा हमारा यहाँ पर, ज्ञात करो वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कुल कितनी दूरी पर है।
पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हमारा यहाँ पर होगा, ज्ञात करो वह या प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करो। तीसरा क्वेश्चन होगा हमारा यहाँ पर, यदि वह 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले और प्रत्येक मोड़ पर 7 मिनट विश्राम भी करे तो अंतिम बिंदु तक पहुंचने में उसे कितना समय लगेगा। और चौथा क्वेश्चन हमारा यहाँ पर होगा, यदि वह 23 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले और सुबह 7 बजे चलना प्रारंभ करे तो 9:26 पर वह किस दिशा की ओर चल रहा होगा। ये 4 क्वेश्चन हमारे सामने हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे थोड़ा सा इस क्वेश्चन को लेकर के। यहाँ पर हमें 4 कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, इसलिए हमने एक ही क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन बना दिए। हम बात करेंगे क्वेश्चन हमारा था क्या। क्वेश्चन में उसने पहले ये कहा कि एक व्यक्ति पूरब दिशा में 20 किलोमीटर चलने के बाद दाएं मुड़ता है और दाएं मुड़ने के बाद 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है। उसके बाद वह पुनः दाएं मुड़ता है और पुनः दाएं मुड़ने के बाद वह क्या करता है, 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है और 20 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद वह फिर बाएं मुड़ता है और बाएं मुड़ कर के 10 किलोमीटर चलता है। उसके बाद वह पुनः बाएं मुड़ता है और 20 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए अपने अंतिम बिंदु पर पहुंच जाता है। तो हमें ये ज्ञात करना है कि वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कुल कितनी दूरी पर है, पहला क्वेश्चन। दूसरा, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तीसरा क्वेश्चन है, यदि वह 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है और प्रत्येक मोड़ पर 7 मिनट विश्राम भी करता है तो अंतिम बिंदु तक पहुंचने में उसे कितना समय लगेगा। और चौथा क्वेश्चन है कि यदि वह 23 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले और अपने घर से सुबह 7 बजे चलना प्रारंभ करे तो 9:26 पर वह किस दिशा की ओर चल रहा होगा। बात करेंगे पहले तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम इसका फिगर ड्रॉ करेंगे, क्योंकि डायरेक्शन के क्वेश्चन में सिंपल एक चीज़ आपको याद रखनी है कि अगर आपका फिगर ड्रॉ हो गया तो ये मान लेते हैं कि क्वेश्चन हमारा 80% सॉल्व हो जाता है, क्योंकि क्वेश्चन पूरा फिगर पर डिपेंड करता है। अगर फिगर गलत हुआ तो मैथमेटिक्स में आपका कितना भी अच्छा कैलकुलेशन बना रहे, क्योंकि कैलकुलेशन फिगर पर बेस्ड होता है, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। सबसे पहले हम फिगर की बात करेंगे। तो यहाँ पर हम इसकी फिगर की बात करें तो फिगर अगर हम ड्रॉ करते हैं तो उसने ये कहा कि ये मान लेते हैं उसका घर है और चलने का प्रारंभिक स्थान है। उसने कहा हुआ प्रारंभिक स्थान से पूरब दिशा में 20 किलोमीटर चलता है। पहले हमने 20 किलोमीटर चलाया, चलाने के बाद ये रुक गया 20 किलोमीटर। अब उसके बाद यह क्या करता है, दाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है। क्लियर, क्योंकि यहाँ से क्लॉकवाइज दाएं ऐसे ही तो आएगा। उसके बाद ये पुनः दाएं मुड़ता है तो हम फिर घड़ी को घड़ी की दिशा में चलाएंगे तो ये ऐसे मुड़ेगा। पुनः दाएं मुड़ता है और 20 किलोमीटर की दूरी फिर से तय करता है और अब ये आ गया यहाँ पर। अब ये क्या करता है,
बाएं मुड़ता है, और जैसे ये बाएं मुड़ेगा तो अब हमें यहाँ से एंटी क्लॉक मूव कराना है, तो ये एंटी क्लॉक मूव करेगा तो नीचे आएगा, बाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है। उसके बाद ये पुनः बाएं मुड़ता है और 20 किलोमीटर चलते हुए अपने निर्धारित स्थान पर पहुंच जाता है। यानी ये इसका इनिशियल पॉइंट है और ये इसका डेस्टिनेशन पॉइंट है। ये हमारा फिगर बन करके तैयार हो गया। अब हम बात करें अगर थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कह रहा है, यहाँ पर आपको एक चीज़ विशेष याद रखनी है कि जब भी क्वेश्चन आपके सामने डायरेक्शन का हो, और डायरेक्शन के क्वेश्चन में किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको एक शब्द दिखता है और वो शब्द है कुल, डायरेक्शन के किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको एक वर्ड दिख जाता है शब्द कुल, तो वहाँ पर आपको फिगर बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमें आगे की भी क्वेश्चन सॉल्व करने थे, इसलिए हमें फिगर की ज़रूरत थी। अगर आपको डायरेक्शन के क्वेश्चन में पूछे गए प्रश्न में अगर कहीं पर एक वर्ड मिलता है, शब्द मिलता है कुल, तो वहाँ पर आपको फिगर बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन में जितने भी न्यूमेरिक वैल्यू दिए गए हैं आप सबको ऐड कर दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं, जैसे उसने कहा ज्ञात करो वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कुल कितनी दूरी पर है, तो यहाँ पर हम देखते हैं 20 किलोमीटर यहाँ चला, 10 यहाँ चला तो 30 हो गया, 20 यहाँ चला, 10 यहाँ चला 30, फिर 20 यहाँ चला 50, फिर 10 यहाँ चला 60 और फिर 20 यहाँ चला, तो टोटल दूरी कितनी हो गई। यानी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हो गया कुल दूरी बराबर कितनी हो गई, 80 किलोमीटर। याद रखें ये कंडीशन केवल तभी अप्लाई होगी जब एक शब्द लिखा होगा कुल कितनी दूरी पर है। अब हम अगर गौर करके देखें तो मुझे पहले और दूसरे क्वेश्चन में कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा, सिर्फ एक कुल का डिफरेंस है। पहले वाले प्रश्न में कुल शब्द था और दूसरे वाले में कुल शब्द नहीं है, लेकिन लगभग लैंग्वेज को अगर हम देखें तो लैंग्वेज सेम वही चीज़ पूछ रही है जो पहले क्वेश्चन में है। पढ़ते हैं ज़रा। क्वेश्चन में कह रहा है प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करो। वही तो हमने यहाँ निकाली थी। प्रारंभिक बिंदु ये था, प्रारंभिक बिंदु के बाद अंतिम बिंदु जो है वो क्या है, प्रारंभिक बिंदु के बाद अंतिम बिंदु जो है क्या था, ये था। दोनों के बीच की दूरी तो ही तो निकाली थी अभी हमने, लेकिन वहाँ पर था कुल और यहाँ पर कुल शब्द नहीं है। और अगर यहाँ पर कुल शब्द नहीं है तो फिर प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी हम एक सीधी रेखा से निकालेंगे, जिसे हम विकर्ण भी कह सकते हैं। क्लियर। यहाँ पर प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी क्या होगी, इसे एक प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु को एक सीधी रेखा से मिलाएंगे। अब हमें ये दूरी निकालनी है। तो क्वेश्चन नंबर 2 पर अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, हमें ये दूरी निकालनी है। तो इसके लिए हम इस फिगर को यहाँ पर ऐसे कंप्लीट कर लेंगे। अब हमारे पास एक ये समकोण त्रिभुज हो गया, और समकोण त्रिभुज का हमें क्या निकालना है, कर्ण। और कर्ण निकालने के लिए हमारे पास एक पाइथागोरस प्रमेय होती है। प्रमेय होती है जिसमें हम क्या करते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। क्लियर। तो यहाँ पर एक चीज़ देखें कि ये त्रिभुज, ये एक आयत है, रेक्टेंगल। अगर ये 10 है तो ये भी 10 होगी इतनी, और 10 और 10 मिलाकर कंप्लीट कितनी हो गई है, 20। और ये आधार कितना है, 20, यानी कि लंब भी 20 है और आधार भी 20 है। तो यहाँ पर हमें कर्ण निकालना है। कर्ण को हम मान लेते हैं x। क्लियर। तो इसे हम कर देंगे x का स्क्वायर बराबर आधार है, 20 का स्क्वायर प्लस लंब है, 20 का स्क्वायर, ये हो गया 400, ये हो गया 400, टोटल हो गया 800। यानी कि x स्क्वायर बराबर 800, तो x बराबर अंडर रूट 800, जिसे हम लिख सकते हैं 20√2। वही बात आती है कि इस तरीके से अगर हम सॉल्व करेंगे तो एक छोटे से क्वेश्चन के लिए हमें बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, जो हमारे पास कंपटीशन में नहीं होता। इसके लिए आप सिंपल एक कॉन्सेप्ट समझ लें, ये सारी चीज़ें आपको नहीं करनी, इन सारी चीज़ों में हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। बस आपको केवल पाइथागोरस प्रमेय याद रखनी है। यहाँ पर एक चीज़ समझ लें कि अगर किसी समकोण त्रिभुज में आधार और लंब रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर हैं, अगर किसी समकोण त्रिभुज में आधार और लंब रेखाओं की लंबाइयाँ
इक्वल हैं या बराबर हैं तो कर्ण के लिए हम कुछ नहीं करते हैं, उस वैल्यू में √2 से मल्टीपल कर देते हैं, यानी कि 20√2। क्लियर? यानी कि ये भी 20, ये भी 20, तो कर्ण अपने आप 20√2 हो जाएगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 में हमारी वैल्यू क्या आ गई? 20√2। क्लियर? अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है कि यदि वह 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले, यानी कि इसकी चाल दे दी गई, स्पीड कितनी है? 15 किलोमीटर पर आवर, और प्रत्येक मोड़ पर 7 मिनट विश्राम भी करे, यानी कि 7 मिनट प्रत्येक मोड़ पर वो रुक रहा है। तो यहाँ पर हमें पहले मोड़ मार्क करनी होंगी कि यहाँ पर टर्न कितने हैं। तो यहाँ पर चलते हैं, तो यहाँ से यहाँ पर आया, पहली मोड़ ये हो गई, यहाँ से मुड़ा तो दूसरी मोड़ ये हो गई, यहाँ से चला तो तीसरी मोड़ ये हो गई, और यहाँ से मुड़ा तो चौथी मोड़ ये हो गई। एक मोड़ पर 7 मिनट, इसलिए 4 मोड़ पर 28 मिनट, 28 मिनट इसने केवल मोड़ों पर विश्राम कर लिया, रेस्ट कर लिया। स्पीड है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पूछ रहा है ज्ञात करो कि अंतिम बिंदु तक पहुंचने में उसे कितना समय लगेगा। तो अगर ये ऐसे चल के आता है तो टोटल दूरी कितनी है हमारे पास? दूरी है हमारे पास 80 किलोमीटर, क्योंकि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में अभी हमने निकाली थी। दूरी हमारे पास 80 किलोमीटर है, चाल हमारे पास 15 किलोमीटर है, समय हमें निकालना है सीधा वही एक फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि चाल बराबर दूरी बटे समय। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो सिंपल, चाल हमारे पास कितनी है? 15, दूरी हमारे पास कितनी है? 80, समय हमारे पास कितना है? x निकालना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? x बराबर 18/15, यानी कि अगर हम इसका भाग देंगे तो 5 सही 15 पन्ना 75, 5 बचा, 5 सही 5 बटे 15, इसको हम कट करेंगे 1/3, यानी कि 5 सही 1/3 आ गया। 5 घंटा 1/3, 5 सही 1/3 घंटा। अगर हम इसके मिनट बना लें तो मिनट बनाने के लिए हमें 60 का गुणा करना होगा। ठीक, तो 1/3 में ये कितना हो गया? 20 मिनट, यानी कि वैल्यू हमारी क्या हो गई? 5 घंटा 20 मिनट, और मोड़ों पर उसने कितना विश्राम किया? 28 मिनट। ये भी टाइम भी तो इसमें इंक्लूड होगा ना, तो 20 मिनट में क्या करेंगे? 28 मिनट और ऐड हो जाएंगे, यानी कि उसे अंतिम बिंदु तक पहुंचने में 5 घंटा 48 मिनट का समय लगेगा। क्लियर? ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था। आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए हम बात करें अगर, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं ज़रा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है कि यदि वह 23 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले, यानी कि स्पीड उसकी कितनी हो गई? 23 किलोमीटर पर आवर, और सुबह 7 बजे चलना प्रारंभ करे। सुबह 7 बजे चल रहा है, यानी कि 7 AM पर, तो 9:26 पर, यानी कि 2 घंटे 26 मिनट बाद, यानी कि 9:26 पर वह किस दिशा की ओर जा रहा होगा। तो यहाँ पर अगर हम दोनों का डिफरेंस निकालें तो ये 2 आवर एंड 26 मिनट हो जाएगा, यानी कि उसके द्वारा जो चला गया समय है वो कितना समय चला? 2 घंटा 26 मिनट। अगर हम इनके टोटल मिनट बना लें तो 2 घंटे में 120 मिनट ये हो गए, प्लस 26 मिनट ये हो गए, 146 मिनट हो गए। 146 मिनट में हमें निकालना है कि वह कहाँ होगा, और अगर 146 मिनट में हम दूरी याद कर लें तो हमें दिशा अपने आप मिल जाएगी, क्योंकि फिगर हमारे सामने है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, इसको हम लिख सकते हैं क्या? 23 किलोमीटर चलता है 60 मिनट में, क्योंकि 1 घंटे में 23 किलोमीटर जाता है, या हम ये भी कह सकते हैं 60 मिनट में 23 किलोमीटर जाता है। तो 1 मिनट में 23/60 हो जाएगा, और इसलिए 146 मिनट में इसे हम जैसे ही सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर हमारे पास एक वैल्यू आएगी, और उस वैल्यू के हिसाब से जो भी वैल्यू आएगी उस वैल्यू के हिसाब से हम क्या करेंगे? उस दूरी को इस पूरे फिगर पे डिनोट करेंगे कि वो दूरी कहाँ पर होगी, और वो दूरी जहाँ पर भी होगी उस दूरी के हिसाब से
उस दूरी के हिसाब से हम इस फिगर पे देख लेंगे कि इस फिगर पे देखने के बाद हम ये बता देंगे कि वो किस दिशा की ओर होगा। जैसे कि मान लेते हैं कि अगर वो 30 आ गई तो 30 आ गई, या 28 आ गई तो 20 यहाँ, 30 यहाँ तक, 28 के लिए कहाँ होगा, वो यहाँ होगा, तो ये दिशा दक्षिण होगी। अगर मान लेते हैं दूरी हमारे पास 46 आ गई तो 50 यहाँ तक है, तो 50 के लिए 46 यहाँ होगा, तो दिशा हमारी पश्चिम होगी। और दिशा हमारी अगर पश्चिम हो जाएगी तो पश्चिम हो जाएगी। इस वैल्यू को जल्दी से आप सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद एक कंप्लीट वैल्यू हमें निकाल करके देंगे, और उस वैल्यू से हम क्या करेंगे, दूरी के हिसाब से दिशा बता देंगे कि वो लगभग कितनी दूरी पर होगा। अगर हम अप्रॉक्स की बात करें तो ये लगभग 55 के आसपास आएगी, और अगर 55 के आसपास अप्रॉक्स आएगी तो हम गौर से देखें 20 यहाँ, 30 यहाँ, और 20 50 यहाँ, और 60 यहाँ तक है, तो 55 यहाँ कहीं होगा। और यहाँ अगर ये होगा तो किस दिशा की ओर चल रहा होगा, दक्षिण। इसलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हमारा साउथ आ जाएगा कि ठीक 9:26 पर वह दक्षिण दिशा की ओर चल रहा होगा। ये हमारा एक क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन में हमने यहाँ पर 4 कॉन्सेप्ट देखे। ये बेसिक क्वेश्चन माना जाता है, इसे बहुत अच्छा क्वेश्चन नहीं कहेंगे हम डायरेक्शन का, लेकिन आगे के जो क्वेश्चंस होंगे उन क्वेश्चंस में हम आपको डायरेक्शन के बहुत सारे टर्म्स जो हैं बताएंगे, जिनमें बहुत सारे मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट भी डायरेक्शन के अंदर आएंगे। और डायरेक्शन के कॉन्सेप्ट में आपको डायरेक्शन के बेस से लेकर के टॉप क्लास तक के सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे। कोई भी एग्जामिनेशन, यहाँ तक कि कैट मैट तक के एग्ज़ाम्स में आने वाले क्वेश्चन को भी हम आपका टारगेट बनाएंगे। यहाँ पर आपकी ये पहली क्लास थी, हमने हल्का सा आपको डायरेक्शन के बारे में समझाया। नेक्स्ट लेक्चर में हम डायरेक्शन के आपको सारे कॉन्सेप्ट जो है उपलब्ध कराएंगे। इसके लगभग 3 से 4 लेक्चर बनेंगे। आप एक एक करके सारे लेक्चर्स को पढ़ते रहिए। जो भी आपकी समस्याएं हैं वो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताते रहिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। टाइमली आपको सारे लेक्चर, आज से आपकी रीजनिंग जो है स्टार्ट हो चुकी है। अब आपको डेली रीजनिंग का एक लेक्चर मिलता रहेगा टॉपिक वाइज, और जो भी टॉपिक्स आपको रीजनिंग के पढ़ने हैं वो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। उन टॉपिक्स का हम आपको एक सिंपल मेथड बना करके आपके सामने हम लाएंगे। आपको सिखाना हमारा काम है, बस आप इसे रेगुलर तरीके से पढ़ते रहिए। थैंक यू।